मेरा देवर आधी रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में सांप है। मुझे सांप से बहुत डर लगता था। देवर मुझे अपने कमरे में ले जाकर पहले जूस का गिलास पिलाता और मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता। सुबह जब मैं जागती तो मेरे कपड़े पर अजीब से निशान लगे होते और कपड़े भी खुले हुए होते। मुझे देवर पर शक होने लगा। अगली रात भी देवर ने वही किया तो मैंने जूस ना पिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे देवर ने मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पति बाहर मुल्क में काम करते थे। एक देवर था जो कि एक ज़मीनों पर काम करता था। इस हवेली में मैं अपने देवर के साथ अकेली रहती थी। उसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी दो ननद थी जिनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मेरी सास ससुर बहुत पहले मर चुके थे, इसीलिए मेरा सारा दिन नौकरों के साथ रहती और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता। मेरे पति की खानदानी ज़मीन थी जिसकी देखभाल मेरा देवर करता था, इसीलिए कि वह पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको ज़मीनों पर काम करना अच्छा लगता था और अपने घर पर ही रहना चाहता था। लेकिन मेरे पति को बाहर मुल्क जाकर पढ़ाई करने के बाद बाहर काम करना चाहते थे, ज़मीनों पर काम नहीं करना चाहते थे। मेरा देवर था तो बहुत अच्छा, मगर उसमें एक बुराई थी। वह खेतों पर काम करता तो बुलाने पर भी घर न आता। उसका कहना था कि अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए घर आऊँगा तो लोग कामचोर समझेंगे मुझे। अक्सर इस बात को लेकर चिढ़ सी होती थी। इसके अलावा वह बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई और मसला नहीं थी। मेरी ननद भी कभी कभार मिलने आती थी, 1 या 2-3 दिन तक रुक कर चली जाती थी। मैं अपनी नंदों की वजह से बड़े सुकून में थी क्योंकि वह लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। जब कभी मेरा पति छुट्टी पर आता तो वह भी भाई से मिलने के बहाने आ जाती थी। वैसे घर में सब में और देवर ही होते थे। मेरी शादी को कुछ महीना ही गुजरा था। पति के जाने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब वाक़या होने लगे। पहले तो मुझे मेरा वहम लगा कि शायद यह मेरा वहम है, क्योंकि मेरा देवर रोज़ रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में सांप आ गया है, जिसे मैंने तो कभी नहीं देखा था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर कर कमरे से बाहर भागती थी क्योंकि मुझे सांप से बहुत डर लगता था। इसीलिए मैं जहाँ भी सांप को देख लेती चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती थी। मेरे शोर मचाने पर मेरा देवर मुझे सहारा देता और अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाता और फिर मुझे बेड पर बैठाकर जूस का गिलास देता, जो पीकर मुझे सुकून की नींद आ जाती और फिर वही मेरे पास बैठकर मुझे लेटाकर सुला देता था। उसका कहना था कि मैं बिल्कुल उसकी बहनों जैसी हूँ। मैं भी उसकी बात को सच ही समझती थी, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी जो जल्द सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कपड़े पर अजीब से निशान नजर आते थे और कपड़े खुले हुए होते थे। मैं हैरत में डूब जाती थी कि जब सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे और जब मैं उठी तो मेरे कपड़े निशान से इतने कैसे भरे हुए हैं। पहले पहले तो मैंने इतना ध्यान न दिया था, लेकिन जब मैंने अपने जिस्म में होने वाले अजीब से बदलाव को महसूस किया तो मुझे देवर पर शक होने लगा था। अब मैं देवर पर शक करने लगी थी। अब वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं आगे से चुप खामोश इतियात कर लेती और उसकी किसी बात का जवाब न देती। मैंने जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया था तब से मेरे रवैये में इसके लिए खिंचाव सा पैदा हो गया था। मैं हवेली के पीछे हिस्से में नौकरों के साथ बैठी वहाँ की सफाई करवा रही थी। साथ साथ मैं उस वाक्य पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहे थे कि देवर मुझे पुकारते अचानक मेरे पास आ गया। मैं अपने देवर की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई थी। वह शायद खेतों से काम करके लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। हाँ कहो, कुछ काम था मुझसे? मैंने उससे अपने पास आते देखकर पूछा था। अब उससे बात करते ही मेरा लहजा खुद ब खुद बदलने लगा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मेरे दिल की अजीब कैफियत देवर को बयां हो और वह मुझसे दूर रह ले, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता था। देवर ने आते ही कहा कि मैं रोज़ घर में अकेली बोर होती, इसीलिए आज वो जल्दी आ गया है ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजार सके। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती थी। अगर वह सब ना हो रहा होता और मैं देवर पर शक न कर रही होती तो मैं उसकी यह बात सुनकर खुश हो जाती। पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हुआ था। मुझे लग रहा था शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसीलिए मेरे साथ रहते हुए देवर मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसीलिए मैंने उसे किचन की सफाई करवाने का बहाना करके जाना चाही। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई थी।
मैं फिर से इसी सोच में डूब गई थी। अब मेरे दिल में उस सांप के बारे में जानने का इरादा और बढ़ने लगा था, क्योंकि मेरे देवर ने ही सांप देखा था। मैंने आज तक अपने कमरे में सांप नहीं देखा था। कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? और मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस सांप का राज जान कर रहूँगी, क्योंकि देवर सांप का बहाना बनाकर कहीं मुझे अपने कमरे में सुलाना तो नहीं। और सुबह वह अजीब दाग मेरे कपड़ों पर लगे होते थे और कपड़े खुले होते। अब मैं सोच रही थी कि अपना डर खत्म करके उस सांप को एक बार मैं ही मार डालूं, ताकि यह किस्सा ही खत्म हो जाए और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और मुझे रोज़ रोज़ देवर के कमरे में जाकर सोना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। मैं डरती हुई हाथ में डंडा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी अपने कमरे के दरवाजे के पास ही नहीं पहुंची थी कि पीछे जाते ही मेरे देवर की आवाज़ पर मुझे रुकना पड़ा। भाभी, यह क्या कर रही हैं आप? मेरे हाथ में डंडा देखकर मेरा देवर भागता हुआ मेरे पास आया था। मैंने उससे कहा कि देवर जी, असल में आज मैं हिम्मत करके सांप को मारने जा रही हूँ। उससे मेरा भी डर खत्म हो जाएगा और आपको भी मेरी वजह से रोज़ जो परेशानी होती है वह भी नहीं हुआ करेगी। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया था। मैंने उसकी आंखों में अजीब सा अंदाज महसूस किया था। नहीं भाभी, यह क्या कर रही हैं आप? शायद जानती नहीं यहाँ के सांप किस कदर खतरनाक होते हैं। आप रहने दो, मैं देख लेता हूँ। उसके मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथ से वह डंडा लेना चाहा कि मैं उसे देवर की चाल समझकर फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर गई। देवर जी, आप परेशान न हो, मैं उसे मार दूंगी। कभी न कभी तो मुझे हिम्मत करनी ही है, तो आज क्यों नहीं? इसीलिए उसे मैं खुद मार दूंगी। देवर के मना करने के बावजूद मैं उसकी एक न सुनी और डंडा लेकर अंदर बढ़ गई और देवर वहीं से पलट गया। मैंने आगे बैठकर नीचे जाकर देखा तो सामने ही एक सांप बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई थी। डर की वजह से मेरे मुंह से छींक निकल गई थी। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं सांप को देखकर इस कदर डर गई थी कि अपने देवर को मना नहीं कर पाई थी। देवर मुझे अपने कमरे में लेकर गया और एक जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैं खामोशी से अपने हाथ रोज की तरह मेरी आँख फ़ौरन बंद हो गई। कुछ खबर न हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो फिर से मेरे कपड़े पर वही अजीब से निशान कपड़ों पर थे और कपड़े खुले हुए। मैं फिर से सोच में पड़ गई थी कि चलो नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर यह निशान और कपड़े खुले कैसे हैं? आखिर क्या राज है उन सब के पीछे? मैंने सोच लिया था और कोई न कोई तरकीब करके मैं उन निशान और कपड़े खुले का सच जान कर रहूँगी, क्योंकि जो वाक्य मेरे कमरे में होता था यह रात को मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से जो देखा था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे जब सामने देवर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, देखो भाभी, मैं आपके लिए यह ताज़ा फल और सब्जियां लाया हूँ, उनको खाकर सेहत बनाओ। यह ना हो कि कल को जब मेरा भाई आए तो आपको देख कर कहे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता, इसलिए आप कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने मेरे पास आते हुए कहा था और साथ ही मेरी फिक्र भी जाहिर की। तो मैं उससे इस कदर प्यार और मोहब्बत पर शर्मिंदगी सी हुई और सोचने लगी कि मैं यूं ही इस पर शक कर रही हूँ। शायद देवर मेरे साथ कुछ गलत ही ना कर रहा हो, यह सब मेरा वहम ही हो। मैं उसे देखकर सोच रही थी। मेरी सोच का रुख अब बदल चुका था। अब मुझे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वह गलत होता तो, या उसके दिल में मेरे लिए कोई मैल होता तो वह मेरी इतनी फिक्र न करता, बल्कि मुझसे और चिड़चिड़ा रहता। और रात में वह अजीब हरकतें सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद वह तो सच में मेरा ख्याल अपनी बहनों की तरह रख रहा था, लेकिन मैं अनजान थी कि जल्द देवर का ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। मैं उसको देखकर लगातार सोचती जा रही थी। आने वाले वक्त में अचानक मुझे अपनी गलती पर सोच की शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरा पति तो साल में एक बार चक्कर लगा जाता था और उसके जाने के बाद देवर ही तो मेरे सुख दुख में मेरे साथ होता था। मैं अपनी सोच में ही कहीं दूर निकल चुकी थी। भाभी, क्या बात है? आप इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं इसका मसला हल कर सकता हूँ। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा था, नहीं
नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम परेशान न हो, बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचते रहने की। तुमने फल बाकी बहुत अच्छे लेके लिए थे, शुक्रिया उनके लिए, मैंने देवर की तरफ देखकर कहा था, जिस पर वह खुश होता उठकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति को आना था, इसीलिए मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती थी, क्योंकि वह जब भी आते थे मुझे गांव में घुमाने ले जाते और ढेर सारे शॉपिंग कराते, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। अगले दिन मेरे पति 1 महीने की छुट्टी पर रहने आ गए थे। मैं उनके आने के बाद सांप वाली परेशानी से आज़ाद हो चुकी थी। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पति के आते ही लोगों ने मेरे देवर के रिश्ते के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी थी, जिनको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि जब मेरे पति यहाँ न थे तो किसी ने भी आकर हाल तक न पूछा था, और अब उनके आते ही सब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए थे। यह सब बातें मुझे पति ने बताई थी कि गांव में मेरी और देवर के बारे में क्या बातें हो रही है। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जानता था कि मैं तो अपने देवर को अपना भाई ही समझती थी। पति ने मुझे समझाया भी था कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। यह गांव के लोग तो जलते हैं, असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है, और एक लड़के और एक लड़की को अकेले साथ रहते हुए यह लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले लोग सोचते आए थे। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है, जबकि तुम उसे भाई मानती हो, तो हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो, दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरा पति चाहता था कि हमारे बीच औलाद आ जाए, उससे मेरा दिल भी बहल जाया करेगा, और फिर शायद वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे या खुद वापस आ जाएंगे, और उनके लिए मेरा सेहतमंद रहना ज़रूरी था। लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनके पीछे क्या क्या होता रहा है, जिसे मैं चाह कर भी ना सोचना चाहूँ तो भी मेरे सोचों का रुख देवर की अजीब हरकतों पर चला जाता है। आज उनको घर आए काफ़ी दिन हो गए थे, या फिर किसी औरत ने उन्हें मेरे बारे में गलत बात कर दी थी, जिसकी वजह से उनका रवैया कुछ उखड़ा सा था। मैंने उनको प्यार से बैठाकर समझाया था कि आज परेशान न हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आप मुझे समझा रहे थे और अब आप खुद परेशान हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार मर्द आपका छोटा भाई ही तो है, और वह मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखता है। मैंने तो पति के दिल से वहम निकालने के लिए कहा था, लेकिन यह मसला ही उल्टा हो गया था। मेरे पति कहने लगे कि मुझसे ज़्यादा तुम इन गाँव वालों को नहीं जानती हो, इसीलिए कुछ देर खामोश रहो। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन रही बात मेरे भाई की, तो उसे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत करो, वह इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। मेरे पति ने मुझे अपने देवर के हक में बोलते देखकर गुस्से से और आहिस्ता से कहा तो मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा था। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों? मेरे दिमाग में यह बात घर कर गई थी। अगर मेरे पति को भरोसा नहीं था तो मुझे भी इससे सावधानी रहनी चाहिए थी। मैंने तो पति को वह सांप वाली बात भी नहीं बताई थी, और अब उनका ऐसा रवैया देखकर अगर मैं उनको आज बता देती तो शायद गुस्से में वह मुझे तलाक दे देते। मैंने अपने सोच को झटका था और उस वक्त खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं पति को सांप के राज के बारे में बता दूं, ताकि अगर कभी किसी के मुंह से यह बात निकली भी तो पति मुझे झूठा न समझे। मैंने रात को उनको सब बता दिया था। उस वक्त वह खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उनको इसी बात पर गुस्सा आ गया था। तब वह रात वाली बात को बीच में ले आए थे, जो तुम बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में सांप आ जाता है, तब वह तुम्हें अपने कमरे में ले जाता था और जूस देता था। क्या तुमने कभी वह सांप अपनी आंखों से देखा था? मेरा पति गहरी सोच में डूबा मुझसे सवाल करता हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं भी चलती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही मैंने सांप को पकड़ने का प्लान बनाया, तो इस सांप को अपने कमरे में बेड के नीचे देखा था, लेकिन उसे मार नहीं सकी थी। मैंने पति को देखकर दिल में अपने रब से खुद के अच्छे की दुआ मांगते हुए बताया था। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर होकर बैठ गए और कहने लगे कि एक इंसान को अपनी अकल के साथ साथ आंखों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता हूँ, और ना ही तुम मेरे पास, मेरा एक ही भाई है और तुम तो मेरी बीवी हो। मैं दोनों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम आगे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद कोशिश करो कि सांप का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ताकि यह सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात पर सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर निशान और खुला कैसे थे। आखिर मेरा देवर रात में मुझे जूस पिलाकर मेरे साथ करता क्या था? मेरे
मेरे दिमाग उलझन का शिकार था। मैं चाहकर भी उस रात से पर्दा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी। मुझे अपनी नाकामी का दुख भी था कि मैं यह रात जानने में नाकाम रही थी। अगले कुछ दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे, मगर जाने से पहले मुझे होशियार कर गए होते तो मुझे एक तरफ से खुशी भी होती कि मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसी मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था यह सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। दिल करता था ना तो सोचूं, इतना यह सब दिमाग का फितूर है। लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती जो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी कि जब मेरा देवर हमेशा की तरह कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, भाभी कमरे में सांप गया है। मैं यह सुनते ही हड़बड़ाकर उठी और अपने देवर के पीछे जा चुकी थी। मैं कल रात ही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए आज मैं अपने देवर की उन हरकतों से पर्दा उठाकर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन आज मैंने यह जानने के लिए एक प्लान तैयार कर रखा था। एक कैमरा नौकर से मंगवा ली थी, क्योंकि दाल में जरूर कुछ काला था, वरना मैं तो सो रही थी। अगर कमरे में सांप था तो भी मैं तो बेड पर थी, सांप क्या कर लेता मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता था। लेकिन देवर ने अचानक मेरे कमरे में आकर मुझे जगाकर मेरा शक यकीन में बदल दिया था। इसीलिए मैंने सोच लिया था आज वह कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस लेने जाएगा तभी कैमरा लगा दूंगी, ताकि उसके इस राज से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोशी से देवर के साथ उसके कमरे में आ गई। मेरे देवर ने मुझे बेड पर बैठाया और फिर जूस का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उसे दिल घबराने का बहाना करते हुए ठंडा पानी लाने को कहा और उसके जाते ही कैमरा सही जगह लगा दी जहाँ वो देख ना पाए। और कुछ ही देर बाद नींद आने लगी। मैं वहीं लेट गई, आंखों को बंद किया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मुझे लेटे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ पर मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। आने वाली शायद एक लड़की थी। उसने आते ही मेरे हाथों को रस्सी से मजबूती के साथ बांध दिया और मुझे नींद की आगोश में चली गई। अजीब सी बू फैलने लगी थी। मेरा देवर भी उसके साथ था। मैं बिल्कुल हल्की सी आंख खोल कर देखने की कोशिश की थी, लेकिन नींद जोरों पर थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं याद है मुझे। मैं आंखें खोली थी, कमरे में हर तरफ अजीब सी बू थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मैंने एक नज़र बाहर जाकर देखा तो कि कोई भी नहीं था, तो मैंने कैमरा निकाल कर रख ली। मैंने जल्दी से जाकर अपना मुंह धोया और वहीं पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई ताकि देवर को जरा भी शक न हो। मैं इस कमरे में नौकरों के होते हुए भी अकेली थी। वहाँ सब नौकर भी थे। अगर देवर को भनक भी पड़ जाती कि मैं उसके सच में वाकिफ़ हूँ तो वह न जाने मेरा क्या अंजाम होता। यह सोचते ही कमरे में आकर देखी तो मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था कि और खुद मेरे कपड़े उतारने लगता और मेरे साथ बेहोशी के हालत में पूरे शरीर को नज़र भर देखता रहता था और काला जादू करवा रहा था कि मैं कभी मां न बन सकूं, क्योंकि अगर मेरी औलाद हो जाती तो जायदाद का कम हिस्सा देवर के हिस्से आता। यह सब बातें मैंने देखी। पति के आने के बाद गांव वालों में यह बात फैलाने वाला भी मेरा देवर ही था, ताकि मेरा पति गुस्से में मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर मुल्क चला जाए और वह मेरा देवर मेरे साथ गलत कर सके। और जो काला जादू कर वो लड़की थी, उससे शादी करके उसके साथ मिलकर वह रोज़ मुझ पर जादू करता था। उसकी यह हरकत मुझे अंदाज़ा हुआ था कि उसे पता लग गया था मैं इस पर शक कर रही हूँ, इसीलिए उसने मेरे कमरे में सच का सांप छोड़ दिया था, जिससे मेरे देवर पर शक करना छोड़ दिया। और बदनामी के डर से यकीन यह बात मैंने अपने पति को भी बताई थी, लेकिन मैं तो अपने पति को सब सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते दिल में शुक्रिया किया था कि सही वक्त रहते ही पति को सब बता दिया। उनकी बातों में खामोशी से सुनती रही। उस वक्त जल्दबाजी करके मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह जो करना चाहते थे उनको करने दिया। यह सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से वह वक्त गुजरा था। मैं डर की वजह से फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्दी आने को कहा तो वह परेशान हो गया और अगली सुबह ही घर आ गया था। मेरे पति के आते ही वो वीडियो मैंने दिखाई। अब मुझ में हिम्मत आ गई थी और कुछ सहारा मिल गया था। मैंने अपने पति के आते ही उसको सब सच बता दिया था कि उनका भाई क्या करता था। सिर्फ ज़मीन और जायदाद पाने के लिए वह किस हद तक गिर चुका था। सब कुछ देखने के बाद पति खामोश रहा और अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया कि 2 दिन बाद ही एक रोज़ मैं कमरे में बैठी अपने पति की चुप्पी के बारे में सोच रही थी कि अचानक देवर की गुस्से से भरी आवाज़ में सुनकर कमरे से बाहर आ गई।
तब पता चला कि मेरा पति ने अपने भाई को उसके हिस्से की जायदाद दे दी है और अब यह घर भी उसे रखने को कहा है क्योंकि वह मुझे लेकर शहर शिफ्ट हो रहा है। देवर उसे प्यार से मना रहा था। जब वह न माना तो गुस्सा करने लगा कि अपनी बीवी के पीछे लगकर अपने भाई को छोड़ रहे हो। मेरे पति ने आगे से सब्र से काम लिया और उसे कुछ न कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर आए और सामान पैक करने को कहा। जब मैं खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओ तो सब बता दूंगा। इसी वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए थे। यहाँ पति के किसी दोस्त के घर रुके थे। तब रात में पति ने बताया कि वह यहाँ पर घर खरीदने वाला है और इस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। जब मैंने देवर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके सामने अगर मैं तुम्हारा सांप वाले जिक्र की बात करती, सारा रात उसके कमरे में गुजारने का जिक्र करता तो वह तुम पर और कीचड़ उछालता। सब लोग उसे सही और तुम्हें गलत समझते हैं, इसलिए मैं खामोशी से तुम्हें आज ही वहाँ से लेकर आ गया क्योंकि दौलत की जो पट्टी मेरे भाई की आंखों पर बंधी मुझे नजर आई वह जरूर कुछ गलत कर देता और वह तुम पर फिदा हो गया। चाहता था कि मैं तलाक दे दूँ और वो अपने पास रख लेता, इसीलिए मैंने उसके सामने कुछ जाहिर न किया, ना ही उसे अपना सही पता भी नहीं बताया हूँ। पति की बात बिल्कुल सही थी, उसने समझदारी से काम लिया था। काले जादू को उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया था। उन्होंने जो बताया वो बहुत मुश्किल था पर कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारा एक बेटा भी हो गया था। और कुछ दिन बाद हमें खबर यह सुनने को मिली थी कि देवर ने जिस लड़की से शादी की थी वह देवर की सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी और आज वह अकेला धक्के खाता फिरता है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो